प्रोबेबिलिटी। तो यार इस सेशन में अपन प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी चैप्टर 11th क्लास के सिलेबस में भी है और 12th क्लास के सिलेबस में भी है। 11th क्लास में सिर्फ बेसिक्स ही हैं प्रोबेबिलिटी के, राइट। और 12th क्लास में यार उसके बाद की चीजें हैं, जैसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गया, टोटल प्रोबेबिलिटी हो गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गया, बेस थ्योरम हो गया। कहने का मतलब बाकी बची हुई चीजें 12th क्लास में है। तो ये जो लेक्चर सीरीज है ना, इसमें सारे बेसिक्स भी मैं करवा दूंगा, है ना, क्योंकि सारे बेसिक्स की 12th क्लास में जरूरत पड़ती है। और 12th क्लास का कंप्लीट प्रोबेबिलिटी भी मैं करवाऊंगा, है ना। इस सेशन में अपन इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे, बताऊंगा सबसे पहले प्रोबेबिलिटी क्या होती है, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी चैप्टर में जो यूज होने वाली बेसिक टर्म्स हैं वो भी यार अपन कवर करेंगे, करेक्ट है। जब क्वेश्चन सोल्विंग की बात आती है तो प्रोबेबिलिटी में पीएनसी के फंडे काफी यूज होते हैं, है ना। वैसे तो मतलब आपको जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो आप सीख रहे हो तो पीएनसी ये मान के चला जाता है कि आपको आता होगा, मगर नहीं भी आता हो तो मैं इस चैप्टर में पीएनसी के जो फंडे हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे यार मैं वो भी बता दूंगा, ठीक है जी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे हैं और थोड़े नाराज भी हैं। रिश्तों की लंबाई नाप लेते हैं लोग, चौड़ाई नाप लेते हैं लोग, मगर गहराई गहराई कोई नहीं नापता। दोस्तों मैं तो इतना ही कहूंगा कि पढ़ाई पे ध्यान दें। एग्जाम टाइम आने वाला है, ठीक है ना। एग्जाम टाइम आने वाला है, एग्जाम टाइम आने वाला है। किसी भी बुक से पढ़ें, कहीं से भी वीडियो लेक्चर देखें, मेरा इतना सा कहना है कि आप पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है ना। एग्जाम टाइम आना है, कहीं आपकी पढ़ाई की कॉन्टिन्यूटी ना डिस्टर्ब हो जाए। आपको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोगों के एग्जाम कुछ क्लासेस के चल भी रहे हैं, लेकिन 12th क्लास के एग्जाम्स आने वाले हैं और बड़ा क्रूशियल टाइम है, तो अपनी स्टडीज पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। हाँ तो मूव करते हैं आगे, प्रोबेबिलिटी चैप्टर की शुरुआत करेंगे एकदम, राइट। माय नेम इज अमन एंड आई टीच मैथ्स फॉर जेई, है ना। उसके अलावा केवीपीवाई ओलंपियाड्स, है ना, बड़ा मजेदार मैथ्स होता है ओलंपियाड्स का तो, है ना, बड़े मस्त क्वेश्चंस आते हैं, है ना। वैदिक मैथ्स, है ना, इंडियन मैथ्स, ये अपने आप में निराला है ना। और मेंटली मैथ्स की चीज़ों को करना बहुत शानदार एकदम, है ना। शकुंतला देवी, है ना, लाइक जानी जाती थी चीज़ों को मेंटली करने के लिए, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं भी कर लेता हूँ। फन मैथ्स, मतलब मैथ्स को स्टाइलिश तरीके से करना, ठीक है ना। मैथ्स में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम एकदम देख के चौंक जाते हैं कि यार अरे ऐसा भी होता है क्या, मतलब इतनी ऑब्जर्व करने की बात है ना, बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैथ्स में ऑब्जर्व करने के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें आई लाइक, है ना। कुछ कुछ सेशन इन पे भी मैं लेता रहूँगा, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल है, डाउट्स के लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया हुआ है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होती क्या है? हमारे आसपास यार सब जगह प्रोबेबिलिटी देखी जा सकती है। अगर मैं कहूं कि अभी बारिश आ जाए, चलो इस बात की पॉसिबिलिटी निकालते हैं, तो यार किसी भी इवेंट की, किसी भी घटना की होने या ना होने की पॉसिबिलिटी को अगर मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो इसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आपको बताऊं कि इवेंट्स की, चीजों की, घटनाओं की पॉसिबिलिटी जब मैथमेटिकली कैलकुलेट की जाए ना, है ना, पॉसिबिलिटी बोल दीजिए या चांस बोल दीजिए, है ना, जब मैथमेटिकली कैलकुलेट किया जाए तो उसको क्या बोलते हैं कि हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हम बोलेंगे प्रोबेबिलिटी यार किसी भी इवेंट, है ना, कोई भी घटना के होने या ना होने की पॉसिबिलिटी है, और वो पॉसिबिलिटी अपन क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। आपको बता दूं कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हम 0 और 1 के बीच में ही कैलकुलेट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर में यूज होने वाली बेसिक टर्म्स हैं पहले वो क्लियर करेंगे। उसके बाद कुछ पीएनसी के फंडे जो इस चैप्टर में यूज होंगे वो देखेंगे, और फिर यूं करते हुए आगे चैप्टर में चल पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहली टर्म जो जानना जरूरी है वो है यार एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है ना। लिख दूं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट क्या होता है। सोचिए जरा,
एक्सपेरिमेंट क्या होता है? देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होता है, कोई भी ऑपरेशन हो, जैसे मैंने एक डाइस है ना, एक डाइस को रोल कर दिया तो वो एक एक्सपेरिमेंट है। एनी ऑपरेशन जिसके कुछ फिक्स्ड आउटकम हो और आउटकम जो है वो बताए ना जा सकें, प्रेडिक्ट ना किए जा सकें। जैसे एक डाइस को मैं रोल कर दूं या फिर एक कॉइन को टॉस कर दूं, तो जब तक वो कॉइन गिरेगा नहीं जमीन पे तब तक मैं ये नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। हेड और टेल उसके क्या हो गए, आउटकम्स हो गए। ठीक है, तो कोई भी ऑपरेशन जिसके फिक्स्ड आउटकम्स हो, मतलब कुछ आउटकम्स हो उससे रिलेटेड, और आउटकम्स को पहले प्रेडिक्ट ना किया जा सके, ऐसे ऑपरेशन को एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ठीक है, आपको बता दूं कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। रैंडम एक्सपेरिमेंट भी एक एक्सपेरिमेंट ही होता है अगर किसी एक्सपेरिमेंट के दो आउटकम या फिर दो से ज्यादा आउटकम संभव हो, उस एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। शर्त यह है कि आउटकम्स को पहले प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे मैंने लिखा है कि एक ऐसे एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे जिसके दो या दो से ज्यादा आउटकम हो और आउटकम्स को पहले से अपन नहीं मालूम कर सकते। क्लियर है ना? जैसे रोलिंग अ डाइस, टॉसिंग अ कॉइन, ये सारे एक्सपेरिमेंट हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट हैं। ठीक है, राइट। टॉसिंग अ कॉइन रैंडम एक्सपेरिमेंट है, थ्रोइंग अ डाइस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, ड्रॉइंग अ कार्ड फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स इज ऑल्सो अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। मतलब होती ताश की गड्डी होती है ना, ताश तो आपने देखे होंगे, ताश की गड्डी में से एक एक ताश निकाल लेना रैंडमली, ये भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है ना, रैंडमली निकाल लेना, है ना। तो आपको ये आइडिया लग गया होगा कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है। ठीक है, देखिए डाइस ऐसी ऐसी होती है, ठीक है ना, ये डाइस है, आपको मालूम भी होगा, राइट। कोइन कोइन का मालूम होगा, कोइन के आउटकम्स क्या होते हैं, हेड और टेल होते हैं। ठीक है, ताश का मालूम होना चाहिए, ताश की जो गड्डी होती है उसमें 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है ना, जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, है ना, मालूम होगा ना आपको, जिसमें लाइक 26 रेड होते हैं, 26 रेड होते हैं और 26 क्या होते हैं, ब्लैक होते हैं। ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी में लाइक प्लेइंग कार्ड्स पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो प्लेइंग कार्ड्स के बारे में मालूम होना चाहिए। 26 रेड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं, और 26 रेड में भी फिर 13 आगे डिवाइडेड होते हैं, है ना। 13 जो होते हैं वो हार्ट के पत्ते होते हैं, और 13 डायमंड के पत्ते होते हैं, है ना, डायमंड, राइट। और जो 26 ब्लैक होते हैं उसमें भी 13 स्पेड होते हैं, और 13 जो है वो क्लब होते हैं, 13 कार्ड्स क्लब के होते हैं। ठीक है, तो यूं करके 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में मैं किसी प्लेइंग कार्ड्स का जब क्वेश्चन लूंगा तो उसमें मैं सारे ताश के पत्ते आपको दिखा दूंगा, है ना। तो एक्सपेरिमेंट एकदम क्लियर है आपको, राइट। आउटकम एंड सैंपल स्पेस क्या होता है, अब हम जानते हैं कि आउटकम एंड सैंपल स्पेस क्या होता है। देखिए एक एक्सपेरिमेंट मैं लिख रहा हूं, यहाँ पे मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया, एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया, थ्रोइंग अ डाइस वंस, है ना, एक डाइस को एक बार अपन थ्रो कर रहे हैं, थ्रोइंग अ डाइस वंस, है ना, एक डाइस को मान लो एक बार अपन ने थ्रो कर दिया, ये एक एक्सपेरिमेंट हो गया। ठीक है, तो यार मुझे बताओ कि इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम संभव हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के क्या क्या आउटकम संभव हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये आउटकम्स जो हैं वो यार संभव हैं। इन सारे आउटकम्स को मैंने कोमा लगा के सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो आप देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट के जो सारे आउटकम्स है ना, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने एक सेट बना दिया। क्या बना दिया यार, मैंने बना दिया एक सेट। इस सेट को बोलते हैं सैंपल स्पेस। क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस, लिखा होगा मैंने यहाँ पे, है ना। मैं आपको बता रहा हूँ कि सैंपल स्पेस क्या होता है। ठीक है, तो सारे आउटकम से जो सेट बना है, इस सेट को अपन बोलेंगे सैंपल स्पेस, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। ठीक है, सैंपल स्पेस के अंदर के जो एलिमेंट्स हैं ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स हैं। ठीक है ना, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ना, उसके आउटकम्स क्या है, 1 हो सकता है, मतलब थ्रोइंग अ डाइस, एक डाइस को जब हम थ्रो करते हैं
तो आउटकम्स क्या क्या पॉसिबल हैं, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। सारे आउटकम्स को लिख दिया यहाँ पे मैंने, है ना, ब्रैकेट में कर दिया बंद, बन गया सैंपल स्पेस। ठीक है, और भी बहुत कुछ है प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी की जो टर्म्स हैं उनसे रिलेटेड आगे सीखने के लिए। ठीक है, 1 बाय 1 करके मैं सिखा रहा हूँ। ठीक है, सर से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है यार, है ना, बहुत सारी चीजें मैंने काफी सीखी है उनसे। हाँ, आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा मैंने, अ पॉसिबल रिजल्ट ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इट्स आउटकम। मतलब जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स हैं एक्सपेरिमेंट के वो आउटकम बोलेंगे। सारे आउटकम्स को एक सेट में लिख दिया, क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। ठीक है, सैंपल स्पेस समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब बात करते हैं इवेंट की, कि इवेंट क्या होता है। देखिए, वापस से मैं एक एक्सपेरिमेंट लिख रहा हूं, एक एक्सपेरिमेंट में लिख रहा हूं कि 2 coins are tossed, 2 coins are tossed once, है ना, 2 कॉइन्स हैं, उनको एक बार जो है ना टॉस कर दिया। मुझे बताइए कि सैंपल स्पेस क्या होगा। सैंपल स्पेस को कैपिटल एस से जनरली डिनोट करते हैं हम लोग। ठीक है ना, ये बात बता दूं कि सैंपल स्पेस को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, सैंपल स्पेस इज, लिख देता हूं इस बात को, सैंपल स्पेस इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एस, है ना, इसको कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सैंपल स्पेस के ये जो एलिमेंट्स है ना, ये आउटकम्स तो हैं ही, इनको सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, इनको हम सैंपल पॉइंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैंपल पॉइंट। ठीक है, इवेंट क्या होता है अभी बताता हूं, ध्यान से सुनिए। एक्सपेरिमेंट मैंने लिया है, 2 coins are tossed once, 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो आउटकम्स क्या पॉसिबल है, या तो दोनों कॉइन पे हेड आएगा, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों के ऊपर टेल आएगा। ठीक है, ये हो गया सैंपल स्पेस। ठीक है, अब देखो, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो आप, इस सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लो आप, उसको हम इवेंट बोलेंगे। तो इवेंट की डेफिनेशन ये लिख लीजिए, इवेंट क्या होता है, एनी सबसेट ऑफ a sample space is known as an event। बता दूं आपको, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लीजिए, उसको इवेंट बोला जाएगा। जैसे कि एक इवेंट डिफाइन कर दिया मैंने, इवेंट ई, अकरेंस ऑफ टू हेड्स। एक मैंने इवेंट ई डिफाइन कर दिया, अकरेंस ऑफ 2 हेड्स। तो यार इवेंट ई में कौन सा एलिमेंट होगा, मतलब अकरेंस ऑफ 2 हेड्स का क्या मीनिंग हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि यार इवेंट ई क्या है, हेड और हेड का आना। तो आप देखिए, ये जो ई है ये सैंपल स्पेस का एक सबसेट है, ई को हम एक इवेंट बोलेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक्सपेरिमेंट से सैंपल स्पेस जुड़ा हुआ होता है, एक एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग एक सैंपल स्पेस ही होता है, मगर एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड इवेंट्स कई हो सकते हैं। जैसे कि जब हम मैच शुरू होने से पहले टॉस करते हैं, मान लो क्रिकेट का मैच शुरू होने वाला है, एक तरफ है विराट कोहली, दूसरी तरफ है धोनी, आईपीएल का मैच हो रहा है, और अंपायर ने टॉस कर लिया। विराट कोहली ने बोला हेड, तो इसका मतलब हेड आएगा तो विराट कोहली जीतेगा, टेल आएगा तो धोनी जीतेगा। विराट कोहली के लिए हेड का आना इवेंट हो गया, और धोनी के लिए टेल का आना इवेंट हो गया। ठीक है ना, तो इवेंट मतलब विराट कोहली ने बोला कि यार हेड आएगा तो मैं जीतूंगा, तो उसका जो इंटरेस्ट एरिया है वो हेड में है, तो उसके लिए इवेंट क्या बन गया, हेड बन गया, हेड का आना बन गया। ठीक है, धोनी जो है वो जीतेगा, टेल अगर आ जाए तो धोनी जो है वो टेल आने पे जीतेगा, तो धोनी का जो इंटरेस्ट एरिया है वो क्या हो गया, टेल का आना। करेक्ट है। तो
कहने का मतलब सैंपल स्पेस का है ना, सैंपल स्पेस का एक सबसेट ले लो, उसको अपन इवेंट बोलेंगे। ठीक है जी। सिंपल इवेंट क्या होता है? सिंपल इवेंट यार वो इवेंट होता है जिसमें मात्र एक ही एलिमेंट हो। जैसे कि ये वाला जो इवेंट ई मैंने लिखा है ना, ये वाला जो इवेंट ई मैंने लिखा है, ये यार एक सिंपल इवेंट है। ये जो है ये एक सिंपल इवेंट है। ये क्या है? ये एक सिंपल इवेंट है। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट किसी इवेंट में हो तो उसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। सिंपल इवेंट समझ में आ गया ना, जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो। ठीक है। कंपाउंड इवेंट क्या होते हैं? जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। जैसे मान लो कोई मैं इवेंट E1 ले लूं। अगर मैं कोई इवेंट E1 ले लूं जिसके अंदर मान लो दो ले लिए सैंपल पॉइंट मैंने, एक तो हेड और हेड ले लिया और एक हेड और टेल हो गया। एक तो हेड और हेड हो गया और एक हेड और टेल हो गया। तो ये जो इवेंट है इसको यार कंपाउंड इवेंट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपाउंड, इसको बोलेंगे कंपाउंड इवेंट। बात समझ में आ गई? तो यहां पे मैंने डेफिनेशन लिख भी दी है कंपाउंड इवेंट की, कि इफ एन इवेंट हैज मोर देन वन सैंपल पॉइंट इट इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। ठीक है ना, एक सैंपल पॉइंट हो सिंपल इवेंट, एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो तो कंपाउंड इवेंट। चलिए अब यार इम्पॉसिबल एंड श्योर इवेंट क्या होंगे? देखिए एक एक्सपेरिमेंट लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। एक एक्सपेरिमेंट लिख दिया मैंने। अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस। एक डाइस को रोल किया, राइट। तो दो इवेंट हैं यार, एक इवेंट E1 है और एक इवेंट E2 है। इवेंट E1 क्या है? अकरेंस ऑफ अ नंबर, अकरेंस ऑफ अ नंबर, अकरेंस ऑफ अ नंबर, अकरेंस ऑफ अ नंबर लेस देन 7, है ना। अकरेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर लिख देते हैं यहाँ पे, अकरेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, occurrence of a natural number, occurrence of a natural number less than 7। ठीक है। इवेंट E2 क्या है? इवेंट E2 है occurrence of a number, of a natural number greater than 7, of a natural number greater than 7। ठीक है। इवेंट E1 क्या है? occurrence of a natural number less than 7। इवेंट E2 है occurrence of a natural number greater than 7। यार देखिए एक्सपेरिमेंट के साथ ये दोनों इवेंट जुड़े हुए हैं। एक डाइस को रोल कर दिया तो एक्सपेरिमेंट के करस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस बनेगा। सैंपल स्पेस बोले तो जिसमें सारे आउटकम्स लिख दिए जाएं, है ना, ऐसा सेट 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सैंपल स्पेस हो गया। इवेंट E एक सेट होगा और इवेंट E2 भी एक सेट होगा। ठीक है, इवेंट E1 भी एक सेट होगा, E2 भी एक सेट होगा। E1 क्या है? E1 में कहा गया है कि जब डाइस को रोल करें तो अकरेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नेचुरल नंबर इवेंट E1 में होगा। ठीक है, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और 6, 7 से छोटा नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6, यही पॉसिबल हो गए भाई। तो इवेंट E1 ये वाला सेट हो गया। इवेंट E2, इवेंट E2 को बोलोगे अकरेंस ऑफ अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7। तो E2 जो है, E2 यार ग्रेटर देन 7 बोले तो 8 9, मतलब ऐसी बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इवेंट E1 एक श्योर इवेंट है, ये होगा ही होगा, क्योंकि सैंपल स्पेस के साथ मैच कर गया इवेंट E1। अगर कोई इवेंट सैंपल स्पेस के साथ मैच कर जाए उसको हम बोलते हैं वो एक श्योर इवेंट है, मतलब वो पक्का होगा। आप ये देखिए एक डाइस को जब आप रोल करेंगे तो 7 से छोटा नेचुरल नंबर तो आएगा ही आएगा, है ना। 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 4 5 6 कुछ भी आ जाए, वो 7 से छोटा तो होगा ही होगा।
तो इवेंट इवन तो मतलब होना ही होना है। एक्सपेरिमेंट कीजिए, आउटकम चाहे कुछ भी आए, इवेंट इवन तो होना ही होना है। तो इवेंट इवन जो है ना यार, इवेंट इवन ये एक श्योर इवेंट है। बता दूं आपको मैं, इवेंट इवन क्या हो गया? श्योर इवेंट हो गया। ऐसा इवेंट जिसके होने की प्रोबेबिलिटी 100% हो, उसको श्योर इवेंट बोलते हैं, ठीक है ना। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो? 100%। अब यार 100% तो प्रतिशत में बोल दिया मैंने, है ना। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी जिस इवेंट की 1 हो, ठीक है ना। इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 1, उसको बोलते हैं श्योर इवेंट है। और किसी इवेंट के होने के चांस बिल्कुल 0 हो, मतलब हो ही ना सकता हो, उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। तो श्योर इवेंट क्या है? श्योर इवेंट वो इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो, है ना। इफ प्रोबेबिलिटी इज 1, इफ प्रोबेबिलिटी इज 1, है ना। इफ प्रोबेबिलिटी इज 1, और 1 प्रोबेबिलिटी कब आती है? जब इवेंट इवन वाला जो सेट है वो सैंपल स्पेस वाले सेट के साथ मैच कर जाए एकदम, ठीक है। ऐसा इवेंट जिसमें मतलब जो हो ही हो। अब जैसे मैं ये पेन जो है ना, इस पेन को ड्रॉप कर दूं मान लो, तो नीचे जाना एक इवेंट बोल दें। अगर पेन का नीचे जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यार ये श्योर इवेंट है, पेन नीचे जाएगा ही जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस पेन को यहां से ड्रॉप कर दूं और कोई पूछे कि ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, मैं बोलूंगा यार ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, ऊपर तो पेन जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इम्पॉसिबल इवेंट उसको बोलते हैं, ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? ऐसा इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0 हो। तो यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 होती है, और कोई दूसरा इवेंट जो होता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में ही मिलेगी, ठीक है ना। सारे इवेंट्स जो होते हैं वो इम्पॉसिबल और श्योर इवेंट के बीच की कहानी होती है, बीच के इवेंट्स होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, इवेंट इवन एक श्योर इवेंट है, और इवेंट E2 क्या है? ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है ना। इवेंट E1 एक श्योर इवेंट है, इवेंट E2 क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है, करेक्ट है। क्योंकि E2 कभी नहीं हो सकता। एक डाइस को जब अपन रोल करेंगे तो नंबर ग्रेटर देन 7 तो कभी नहीं आएगा, ठीक है जी। तो इम्पॉसिबल इवेंट और श्योर इवेंट की कहानी आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। चलिए, एकदम बहुत ही बढ़िया। अब मैं आपको बता दूं, जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो यार कई अप्रोच होती हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी समझते हैं तो कई अप्रोच होती हैं। अप्रोचेस टू प्रोबेबिलिटी, है ना। कई सारी अप्रोच होती हैं। कौन कौन सी अप्रोच होती हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी कई टाइप की होती है। सबसे पहले होती है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। सेकंड अप्रोच क्या है? वो है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी, एक्सियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, axiomatic approach to probability. एंड थर्ड टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, है ना। मोटी भाषा में अगर समझने का प्रयास करें तो प्रोबेबिलिटी जब कैलकुलेट करते हैं ना यार, तो मेजर 3 प्रकार से कैलकुलेट, मतलब 3 प्रकार की प्रोबेबिलिटी अपन देखते हैं, ठीक है। थर्ड इज स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। जो स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। जब अपन एक अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे तो वहां पे यार एक सब्जेक्ट आता है ना, मतलब मैथ्स आता है वहां पे। तो उसमें हम स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी सीखते हैं, ठीक है ना। डेटा बेस्ड प्रोबेबिलिटी होती है ना, डेटा को एनालाइज करके फिर स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी हम स्टडी करते हैं, है ना। काफी इंपॉर्टेंट ब्रांच है प्रोबेबिलिटी की, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं भी इसकी बात नहीं करूंगा। ये हायर स्टडीज में है, आगे कॉलेज में जाओगे तब सीखने को मिलेगी। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी और एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी की अपन बात करेंगे, ठीक है ना। हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मेजर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो क्लासिकल अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है ना। मतलब आप बताऊं 99% जो हम डिस्कशन करेंगे प्रोबेबिलिटी में वो क्लासिकल अप्रोच होगी, और
फिर मैं आपको ये भी बता दूंगा कि एक्सियोमेट्रिक अप्रोच क्या है, एक्सियोमेट्रिक तरीके से प्रोबेबिलिटी मतलब एक्सियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो मेन मुद्दा क्या है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी समझना, क्लासिकल अप्रोच जो है प्रोबेबिलिटी की वो क्या होती है ये समझना। ठीक है, क्लासिकल प्रोबेबिलिटी की अपन शुरुआत कर देंगे, लेकिन उससे पहले पीएनसी से रिलेटेड कुछ बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो पीएनसी के बेसिक फंडे कवर होने चाहिए। एक बार पीएनसी के फंडे में आपको रिवाइज करवा दूं, पीएनसी के फंडे में आपको रिवाइज करवा दूं, उसके बाद हम क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की शुरुआत करेंगे और प्रोबेबिलिटी के डेफिनेशन की शुरुआत करके प्रोबेबिलिटी फिर निकालना सीखेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, और यूं करते करते प्रोबेबिलिटी हम आगे सीखते चले जाएंगे। तो एक बार पी एंड सी के फंडे सीखने बेहद जरूरी हैं दोस्तों। पी एंड सी के फंडे सीखने जरूरी हैं जो प्रोबेबिलिटी में काम आएंगे। ठीक है ना, पी एंड सी का मीनिंग आपको मालूम होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, परम्यूटेशन बोले तो अरेंजमेंट। ठीक है ना, जल्दी से मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा दूं ताकि इन फंडों का इस्तेमाल करके आप प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्विंग कर सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, परम्यूटेशन बोले तो अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है ना, चीजों की जब अरेंजमेंट करनी हो, है ना, उसको बोलते हैं परम्यूटेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बोले तो कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना हो ना, सेलेक्ट करना हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, आपको बता दूं आपको बता दूं कि जो परम्यूटेशन है, अरेंजमेंट है, देखो दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, एक होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, एक होते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और यार एक होते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना, अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स कैसे भाई, जो डिफरेंट हो। ठीक है ना, अगर मैं बोलूं कि 4 बॉयज की बात करूं तो यार वो बिल्कुल अलग अलग है ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? अलग अलग ही होते हैं। ठीक है ना, ह्यूमंस सारे ही अलग अलग होते हैं। ठीक है ना, मैं बात करूं 4 बॉयज की तो अलग अलग हैं, है ना, जैसे मैं बोलूं 5 हाथी, है ना, वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो समझ आ रहा है ना डिफरेंट चीजें क्या होती हैं। अलाइक बोले तो जैसे मार्केट से मैं 5 प्लास्टिक की जो एप्पल होती है ना, प्लास्टिक वाले सेब होते हैं ना, जो डमी एप्पल्स होते हैं, मैं आपको 5 प्लास्टिक एप्पल्स ला के दे दूं, एकदम डमी एप्पल्स, है ना, जो आपको पहचान में ही नहीं आए कि यार एक एप्पल को मैं इधर की बजाय इधर रख दूं और इधर वाले को इधर रख दूं, तो आपको पहचान में नहीं आए कि मैंने अदला बदली की भी है कि नहीं की है ना, तो उनको बोलते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मान लो मैं इस टाइप के पेन जो है 6 पेन लाके आपको दे दूं, तो वो बिल्कुल दिखने में ना, मतलब सारी चीजें उनकी बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को अलाइक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। एक वो लाइन मैंने कहीं पढ़ी थी कि उन ऑब्जेक्ट्स को अलाइक बोलते हैं जिनमें डिफरेंशिएट करने का एक भी कारण ना हो। ठीक है ना, मतलब बिल्कुल डिट्टो एकदम मैच कर जाए, मतलब सारे ऑब्जेक्ट बिल्कुल डिट्टो सेम दिखते हो, उनको अलाइक ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट और सिलेक्शन अलग तरीके से होती है, अलाइक ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट और सिलेक्शन अलग तरीके से होती है। तो पॉइंट वाइज में एक बार फॉर्मूले लिख देता हूं जो क्वेश्चन सॉल्विंग में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो बता दूं कि n ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, n ऑब्जेक्ट्स हैं डिफरेंट, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनको अरेंज करना हो एक लाइन में, लीनियरली बोल सकते हो आप, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होंगे ना वो n फैक्टोरियल तरीकों से कैलकुलेट की जाती हैं। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होती हैं वो यार n फैक्टोरियल निकल के आती हैं। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दूं कि अगर n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना हो, ठीक है ना, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की बात हो रही है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
तो यार उसका फॉर्मूला NPR होता है, ठीक है ना। आई होप आपको मालूम होगा, ठीक है। NPR क्या होता है? NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा PNC नहीं पढ़ा रहा आपको, बस जो फॉर्मूले हम यूज करेंगे, जो कॉन्सेप्ट्स हम यूज करेंगे, उनसे एक बार गो थ्रू करवा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर अपने को लाइक n ऑब्जेक्ट्स को अगर अरेंज करना है तो उनकी जो अरेंजमेंट है n फैक्टोरियल तरीकों से होगी, है ना। और n में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है तो उसके जो तरीके होंगे वो क्या होंगे? NPR होंगे। क्या होंगे? NPR, ठीक है। क्लियर है एकदम? तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन करना और अरेंजमेंट करना समझ में आ गया। सिलेक्शन करने का क्या फॉर्मूला है? अगर भाई हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, इफ वी हैव n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, हमारे पास अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से हमें r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं तो नंबर ऑफ वेज NCR होंगे, है ना। एंड इफ वी वांट टू सेलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स, उनमें से अगर अपने को r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं ना, तो नंबर ऑफ वेज जो होंगे, नंबर ऑफ वेज जो होंगे वो कितने होंगे? NCR। क्या होंगे? NCR क्या होता है ना, NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये मालूम होगा यार आपको, ठीक है ना। NCR की वैल्यू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब अगर अपने को कोई बोल दे कि 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है, तो तरीके हो जाएंगे 10C4। कितने हो जाएंगे? 10C4। बता दूं आपको, है ना। कोई बोले 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है ना, तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 10C4, ठीक है। सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है NCR वाला फॉर्मूला और परम्यूटेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है NPR वाला फॉर्मूला, ठीक है। तो सिलेक्शन और परम्यूटेशन के लिए NCR एंड NPR, इन दो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। करेक्ट है जी। ये हो गई डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की कहानी। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन और परम्यूटेशन इन फॉर्मूला से हम करते हैं, ठीक है। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का परम्यूटेशन कैसे करते हैं वो भी देख लो एक बार। अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। नंबर 3, अगर आपके पास है, मान लो आपके पास जैसे मान लो A 3 A हैं, फिर है B 2 B हैं और 4 C हैं, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। इनमें आप देखिए ये A ये अलाइक ऑब्जेक्ट्स हैं, B ये आपस में अलाइक हैं और C ये आपस में अलाइक हैं, ठीक है। तो इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स अगर आप देखोगे, अगर इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप देखोगे, इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आप देखोगे तो वो कितनी हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, है ना। इतनी अरेंजमेंट्स हो जाएंगी। तो कहने का मतलब ये हुआ, टोटल ऑब्जेक्ट्स कर दीजिए उसका फैक्टोरियल अपॉन में ये अलाइक हैं इतने का फैक्टोरियल, ये अलाइक इनका फैक्टोरियल, फिर ये अलाइक है तो इनका फैक्टोरियल, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? राइट। जैसे मान लो एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो अपने पास है ए बी बी सी डी ई, ठीक है ना। एक है FGH, है ना। मान लो अपने पास ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर कोई पूछे कि इनकी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बताओ कितनी है, तो यार इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बता सकते हैं अपन। इनकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होंगी ना, एक लाइन में इनकी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स जो होंगी कितनी होंगी? वो टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। टोटल अरेंजमेंट्स हो गई 15 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, है ना। देखो 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कर दिया, यहाँ पे ये अकेला है C
1 फैक्टोरियल कर दो, 1 फैक्टोरियल को डिवाइड करो या ना करो, भाई 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है, 1 से किसी नंबर को डिवाइड करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो 1 फैक्टोरियल लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए, है ना, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल कितना ही करता जाओ उसका फर्क नहीं पड़ेगा। तो यार ये ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हैं वो आपके सामने दिख गई हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अरेंजमेंट्स करते हैं अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट किस फॉर्मूला से किया जाता है, सिलेक्शन किस फॉर्मूला से किया जाता है, वो समझने के बाद अलाइक ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट कैसे करते हैं वो समझ लिया, और सिलेक्शन केसेस बना के किया जाता है, ठीक है ना। बता दूं आपको, सिलेक्शन जो है ना, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट, वो केसेस बना के किया जाता है। कैसे, देखिए एक बार, सिलेक्शन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक ऑब्जेक्ट्स का जो सिलेक्शन है ना वो केसेस बना के किया जाता है यार। कैसे, मान लो हमारे पास है ए बी और बी, ठीक है। कोई आपसे पूछता है कि सेलेक्ट करो आप दो ऑब्जेक्ट्स को, ठीक है, सेलेक्ट 2 ऑब्जेक्ट्स, है ना, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, हमें सेलेक्ट करना है 2 ऑब्जेक्ट्स को, है ना, बताओ कितने तरीकों से कर सकते हो, फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज, 2 ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे, है ना, 2 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के टोटल कितने तरीके होंगे। तो केस है केस 1, केस 2। केस 1 जो है वो है या तो दोनों डिफरेंट होंगे, है ना, बोथ आर डिफरेंट। भाई देखो, 2 ऑब्जेक्ट जब आप सेलेक्ट करना चाहते हो ना तो हो सकता है दोनों आप डिफरेंट सेलेक्ट करो या फिर दोनों अलाइक, है ना, बोथ आर अलाइक। तो ऐसे केस बना करके कैलकुलेट करते हैं यार, बोथ आर अलाइक, ठीक है ना। अलाइक ऑब्जेक्ट्स के केस में सेलेक्ट करने का जनरल फॉर्मूला नहीं होता दोस्तों, केस बनाना पड़ता है, केस बना करके ही समझ आता है कि अलाइक ऑब्जेक्ट्स में सेलेक्ट कैसे करें, ठीक है। तो दोनों ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट हो, है ना, सेलेक्ट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, इनमें से अपने को सिलेक्शन करना है। तो या तो मतलब दोनों डिफरेंट हो मतलब एक ए होगा और एक बी होगा, है ना। आपको बता दूं कि ए 3A और 2B, ध्यान से सुनना, 3A और 2B 5 ऑब्जेक्ट हैं, 2 को सेलेक्ट करना है, दोनों डिफरेंट हो, उसका एक ही तरीका है। एक तरीका कौन सा, एक ए ले लो और एक बी ले लो, है ना, दोनों डिफरेंट तो लेने का एक ही तरीका है, 1 तरीका। और दोनों अलाइक हो इसके 2 तरीके हैं, या तो ए और ए ले लीजिए या बी और बी ले लीजिए, दोनों अलाइक हो इसके 2 तरीके हैं, ए और ए ले लिया एक तरीका, बी और बी ले लिया दूसरा तरीका। तो दोनों अलाइक हो उसके 2 तरीके थे, दोनों डिफरेंट हो उसका एक तरीका है। तो टोटल वेज कितने हो गए, 3 हो गए, टोटल वेज हो गए 3, कितने हो गए 3। एक तरीका है जब दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हो, दूसरा तरीका है जब दोनों ऑब्जेक्ट क्या हो, अलाइक हो, करेक्ट है। तो टोटल वेज कितने हो गए, टोटल वेज हो गए 3, ठीक है। तो सिलेक्शन जब करना होता है ना अलाइक ऑब्जेक्ट्स का, तो केसेस बनाने होते हैं यार, ठीक है ना। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या कहती है। बस डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद चीजें अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या चीज है, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। भाई होगा क्या, एक एक्सपेरिमेंट होगा, है ना। भाई प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने का मीनिंग एक बार वापस अपन रिवाइज कर लेते हैं। एक एक्सपेरिमेंट होगा,
एक्सपेरिमेंट से एक इवेंट जुड़ा हुआ होगा और उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अपने को निकालनी होगी, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं पहले, उसके बाद डेफिनेशन लिख देता हूं मैं कहता हूं कि एक्सपेरिमेंट जो है ना, एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं, अ डाइस इज रोल्ड वंस, अ डाइस इज रोल्ड वंस। एक डाइस एक बार रोल कर दिया आपने, ठीक है, और इस एक्सपेरिमेंट से एक इवेंट एसोसिएटेड है, क्या है वो? अकरेंस ऑफ एन ओड प्राइम नंबर, अकरेंस ऑफ एन ओड प्राइम नंबर, है ना, एक ओड प्राइम नंबर का आना इवेंट है। मैं कहता हूं इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ध्यान से सुनना, एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक एक्सपेरिमेंट होगा, उस एक्सपेरिमेंट से एक इवेंट रिलेटेड होगा और हमसे उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। क्या पूछी जाएगी? उस इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पूछी जाएगी। एक्सपेरिमेंट से दोस्तों सैंपल स्पेस एसोसिएटेड होता है। एक डाइस को रोल करोगे तो ऑल पॉसिबल आउटकम्स जो होंगे वो क्या होंगे? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा या फिर 6 आएगा, ठीक है। जो इवेंट ई है, अकरेंस ऑफ एन ओड प्राइम नंबर, तो इवेंट ई को कौन कौन से आउटकम फेवर करेंगे? फेवर करने का मतलब ये हुआ कि इवेंट ई हो जाए, ये कब माना जाएगा? ये तब माना जाएगा यार जब ओड प्राइम नंबर आ जाए। ओड प्राइम नंबर कौन से हैं? 3 और 5 हैं, है ना। आपको बता दूं, नोट करने वाली बात है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर ना। 1 ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। अगर मालूम नहीं है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सबसे पहले तो बता दूं कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऐसे डिनोट की जाती है, प्रोबेबिलिटी और ब्रैकेट में लिख देते हैं इवेंट। यहाँ पे इवेंट ई है तो लिख दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऐसे पी ब्रैकेट के अंदर ई लिख दिया, ठीक है, पीई। पीई बोले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई कैसे निकलती है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फेवर में कितने आउटकम हैं? 2 हैं, है ना। और टोटल कितने हैं? टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं? 6, है ना। टोटल आउटकम्स का मतलब ये है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। टोटल आउटकम्स का मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, है ना। टोटल पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं? 6 हैं जी, है ना। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 हैं, तो 2/6 1/3 ये निकल गई इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी, है ना। तो इस पूरी कहानी को देखने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। अगर मान लो कोई इवेंट ई है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई निकालनी है, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई वो क्या होंगे? फेवरेबल आउटकम होंगे। भाई ई इवेंट के जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इवेंट ई होंगे, ठीक है, एन ई होंगे, है ना। अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस ही होते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो करेक्ट है। तो यार किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फॉर्मूला से निकाली जा सकती है। तो ये जो फॉर्मूला हो गया, इसको बोलते हैं क्लासिकल
डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या हो गया ये? क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। इस फॉर्मूला से जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो बोलते हैं कि हमने क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए प्रोबेबिलिटी निकाली है। ठीक है, ये डेफिनेशन फ्लोप हो जाती है कुछ केसेस में। कहां पे? जहां आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो। ठीक है ना, इस डेफिनेशन का वहां पे इस्तेमाल नहीं करना जब आउटकम्स इक्वली लाइकली ना हो। इक्वली लाइकली क्या होता है, कब ये डेफिनेशन फेल हो जाती है, इन बातों को डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है ना, दिस डेफिनेशन इज नॉट वैलिड, दिस डेफिनेशन इज नॉट वैलिड। वहां पे क्या करेंगे डिटेल में सिखाऊंगा। इज नॉट वैलिड if the outcomes are not equally likely। तो यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो इक्वली लाइकली क्या होते हैं, दूसरी चीज कि इक्वली लाइकली जब आउटकम्स ना हो तभी डेफिनेशन क्यों फेल हो जाती है, इनकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। प्रोबेबिलिटी की आगे की कहानी अगले लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, फिर से मैं कहूँगा कि यार पढ़ाई पे ध्यान दें। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दें, एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के, एंड है ना। टेलीग्राम चैनल ये है। ठीक है ना, अगर आपको डाउट्स के लिए ज्वाइन करना है तो ठीक है। हाँ, एक अच्छी बात है जो मेरे को नोटिस में आई कि अनअकैडमी ऐप पे है ना, आप डाउट पूछ सकते हो। मतलब कोई भी क्वेश्चन क्रॉप करो, कोई भी क्वेश्चन क्रॉप करो, और जैसे ही आप ऐप का यूज़ करके क्वेश्चन क्रॉप करेंगे ना तो डायरेक्टली जो है उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये स्टेप्स लिखे हुए हैं। ठीक है ना, क्लिक करना है, पिक्चर अपलोड कर लो, क्रॉप द डाउट, है ना, सेलेक्ट द सब्जेक्ट, गेट सोल्यूशन इंस्टेंटली। तो ये बस लिखा मैंने कि आस्क अ डाउट, मतलब एक डाउट पूछने का तरीका ये भी है। ठीक है ना, अच्छा तरीका है, मतलब एक अच्छी फैसिलिटी, मैं तो यही कहूँगा। ठीक है ना, आप मतलब कितने मर्जी डाउट पूछो, कैसे डाउट पूछो। ठीक है ना, इट्स ऑल लाइक फ्री, है ना। मतलब ये कॉन्सेप्ट मेरे को वैसे भी अच्छा लगता है कि रात को 12 बजे 1 बजे कितने बजे भी डाउट आए, अपन क्रॉप कर लें और क्रॉप करके यहाँ डाल दे तो सोल्यूशन आ जाएगा। कम से कम जो इमीडिएट जो लाइक प्रॉब्लम है सोल्यूशन में, वो दूर हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे डूज एंड डोंट्स लिखा है कि जब आप डाउट पूछोगे तो किन बातों का ध्यान रखना है ना, मतलब किन बातों का ध्यान रखना है आपको, और कौन सी मिस्टेक्स जो है वो अवॉइड करनी है, इस बात का अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो ये डाउट वाली चीज़ अच्छी लगी मेरे को। ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट यूसैट, है ना। यार स्कॉलरशिप टेस्ट मेरे को लगता है एक बच्चे को सारे देने चाहिए, है ना, जितने भी इंडिया में स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं देने चाहिए, है ना, क्योंकि कुछ स्कॉलरशिप्स ऐसी भी हैं जो ग्रेजुएशन तक, पोस्ट ग्रेजुएशन तक होती हैं। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मालूम भी नहीं होता, कुछ गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स भी होती हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी स्कॉलरशिप्स जो हैं होती हैं। ठीक है ना, मतलब स्टूडेंट्स अगर स्कॉलरशिप एग्ज़ाम देंगे तो स्कॉलरशिप उनको मिलेंगी और उनकी आगे की पढ़ाई, है ना, कंटिन्यू करने में काफ़ी हेल्प होती है, क्योंकि कॉलेजेस वगैरह की फ़ीस काफ़ी होती है। तो अगर स्कॉलरशिप मिलती है तो एक अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है। ठीक है, हाँ, और कई तो अच्छी बड़ी बड़ी स्कॉलरशिप्स हैं। तो ये अनअकैडमी स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है, तो इसमें स्कॉलरशिप की मुद्दा जो है स्कॉलरशिप वाला इसके अंदर। तो अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो यार इसमें 100% स्कॉलरशिप है ना, रैंक 1 को मिलती है, आगे लिखा हुआ है रैंक 2 से 6 कितनी स्कॉलरशिप मिलती है। ठीक है, तो यही टेस्ट नहीं, मैं तो ये कहूँगा कि लाइक ये तो एक स्कॉलरशिप वाली बात आ गई तो मैंने सोचा मेंशन कर देता हूँ। हाँ, कि लाइक स्कॉलरशिप टेस्ट तो जितने भी हों, है ना, चाहे कहीं से भी आपको बेनिफिट मिल रहा हो, स्कॉलरशिप टेस्ट तो बच्चों को देने चाहिए। आजकल तो पेरेंट्स भी काफ़ी जागरूक हो गए हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट स्कॉलरशिप टेस्ट स्टूडेंट्स को दिलाने लग गए हैं। ठीक है ना, गांव तक तो मतलब ऐसा इतना इंटेंस लहर नहीं पहुंची है, बट हाँ छोटे शहरों में मेरी ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि स्टूडेंट्स ने स्कॉलरशिप टेस्ट देना शुरू कर दिया। पहले तो मालूम ही नहीं चलता था, है ना, मतलब पुराने ज़माने में तो मुझे याद आ रहा है ऐसा बोलते थे कि अरे भाई तुम्हारा वजीफा लग गया क्या, मतलब वजीफा बोलते स्कॉलरशिप, है ना, कि जिसका वजीफा लग जाता था तो मतलब बहुत बड़ी बात होती थी। आधी बार तो लोगों को मालूम नहीं होता था कि वजीफा क्या होता, मतलब कि ये जो स्कॉलरशिप है ये मिलेगी कैसे।
है ना। बहुत सारी जगहों पे स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, लाइक गवर्नमेंट्स की भी कई सारी स्कॉलरशिप्स हैं, जो भी मेरे को मालूम चलता जाएगा वो मैं अपडेट करता रहूँगा, है ना। हाँ, जैसे KVPY एग्ज़ाम की बात कर रहा था ना मैं शुरुआत में, जैसे KVPY एग्ज़ाम है, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ठीक है। KVPY क्या होता है यार? ये होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, है ना। बड़ा ही रेप्यूटेड एग्जाम है और मेरे को ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स को KVPY देना चाहिए, और जो लोग जेई की प्रिपरेशन करते हैं ना, वो इजीली KVPY क्रैक कर सकते हैं। KVPY एक एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम अगर आप क्लियर कर लेते हो तो क्लियर करने के बाद गवर्नमेंट जो है वो स्कॉलरशिप देती है आपको, है ना, मतलब पैसे देती है आपको, आपकी पढ़ाई आगे, मतलब पढ़ाई में आपको सपोर्ट मिले और आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ आगे तक, ठीक है। मतलब उसमें सपोर्ट मिलता है। और KVPY एग्ज़ाम क्लियर कर लो, है ना, ये खुद एक अच्छा सर्टिफिकेट है कि मतलब आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपकी एक मतलब वैसे रेपुटेशन हो जाती है। तो KVPY इज़ अ गुड एग्ज़ाम, है ना। मैं सारे स्टूडेंट्स को कहूँगा कि इसका फॉर्म ज़रूर भरें, और गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना, इसकी लाइक जो स्कॉलरशिप मिलती है उसका बेनिफिट उठाएं, ठीक है। और ये जो है अनअकैडमी स्कॉलरशिप टेस्ट जो है, इसकी भी डिटेल्स आप नोट कर लें, ठीक है जी। हाँ, यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, ठीक है ना। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे मैं आने वाला हूँ, उन मतलब जहाँ जहाँ पे मैं अवेलेबल रहूँगा उनके लिंक्स मैं आपको देता रहूँगा, राइट। सो यू कैन फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है ना। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप यू कैन, इफ़ यू वांट टू फॉलो यू कैन फॉलो, राइट। सो चलिए आज के लेक्चर में इतना ही, आज के लेक्चर में इतना ही। एंड पढ़ाई पे ध्यान दें, है ना। और लाइक अपने जो छोटे छोटे जो डाउट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, उनको यार क्लियर करना चालू कर दो, है ना। प्रैक्टिस मैथ्स में करना जरूरी है, कॉन्टीन्यूटी में पढ़ना जरूरी है, ठीक है ना। एग्ज़ाम आने वाले हैं तो एग्ज़ाम टाइम में अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है तो हंसते रहना होगा, मुस्कुराते रहना होगा, ठीक है। अपने आसपास के लोगों को हंसाते रहें और पढ़ाई फोकस्ड होकर के करते रहें। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर।